आज का टॉपिक है अपना लाइसोसोम। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लाइसोसोम ही बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम सबसे पहली बात, जंतु कोशिकाएं पाए जाते हैं लाइसोसोम। एक बात याद होना चाहिए ना, हम पढ़ चुके हैं अभी कोशिका में कि लाइसोसोम जो होता है वो जंतु कोशिकाएं पाया जाता है। और लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुवे ने सन 1949 के आसपास करी थी, है ना। तो लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुवे ने। और लाइसोसोम जो होता है वो केवल जंतु कोशिकाएं पाया जाता है। अब लाइसोसोम होते क्या है, तो लाइसोसोम थैली की समान संरचना होती है जिसमें जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। कितने भरे होते हैं? लगभग 30 से 50 प्रकार के। तो जो लाइसोसोम है वो ऐसे इकाई झिल्ली की बनी होती है, ऐसे थैली के समान होती है। और इसमें लगभग 30 से 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। से 50 प्रकार के, इनको बोलते हैं जल अपघटनीय एंजाइम, या इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनमें जो 30 से 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, इनका काम होता है पाचन करना, मतलब एक पाचक एंजाइम कहलाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? पाचक एंजाइम। ये पाचक एंजाइम कहलाते हैं। ये जो लाइसोसोम की थैलीनुमा संरचनाएं हैं, ये थैलीनुमा संरचनाएं बेसाइकिल से बनती हैं। ये बेसाइकिल्स कहाँ पे होते हैं? पढ़ चुके हैं, गोल्जी में पाए जाते हैं। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम होता है वो गोल्जी से बनता है ना। और इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक जो टॉपिक है कि जो लाइसोसोम का निर्माण, इसकी पूरी प्रोसेस होती है जो कि कहाँ से शुरू होती है? ईआर से, है ना। ईआर और गोल्जी से लाइसोसोम का जो निर्माण होता है ना, तो ऐसा बोल देते हैं या तो गोल्जी से या ईआर से इसका निर्माण होता है। लेकिन इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कभी, है ना। तो सबसे पहले यही है कि इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? गोल्जी से होता है। कैसे होता है अब देखते रहो। यहाँ पे गोल्जी की हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं गोल्जी का। इसको यहाँ बना दो। गोल्जी में एक कहलाती है सिस्टर्नी, चपटी समानांतर संरचना होती है, सिस्टर्नी कहलाती है। ऐसे करके। और इसमें कुछ गोलाकार संरचनाएं भी होती हैं। ये कुछ इसमें ऐसी गोलाकार संरचना होती है, इन्हीं को बोलते हैं बेसाइकिल्स। तो इन्हीं गोलाकार संरचनाओं, मतलब थैलीनुमा संरचना है, इन्हीं से बनते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी से होता है ना। इस प्रकार से होता है। जो बेसाइकिल्स है ना, इनको बोलते हैं बेसाइकिल्स। बेसाइकिल से गोल्जी लाइसोसोम का निर्माण होता है। जब इन बेसाइकिल्स में 30 से 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम भरे हों, तो ये जो थैलीनुमा संरचना है जिसमें कि 30 से 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम है, तो इन्हीं को हम लाइसोसोम कहते हैं। अब लाइसोसोम के कुछ प्रकार भी होते हैं। किस आधार पर होते हैं? जो इनकी कार्यशैली होती है, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, या इनका जो कार्य होता है, तो कार्य के आधार पर जो लाइसोसोम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम के प्रकार, यानी कि लाइसोसोम होता है 4 प्रकार का। कोशिकाओं में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली कहलाती है एंडोसाइटोसिस, यानी कि इनके प्रकारों को समझने से पहले हमें 2 प्रकार की क्रियाएं समझेंगे। पहले कहलाती है एंडोसाइटोसिस। अब देखो इसका अर्थ क्या है। एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब होता है कोशिका। यानी जब कोशिका के अंदर कोई पदार्थ जाता है, यानी कि कोशिका के अंदर किसी पदार्थ को जब ले जाते हैं तो इस क्रिया को, या कोई पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और एक दूसरी वाली क्रिया होती है उसको बोलते हैं
एक्जोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, इंग्लिश में इसको एक्जो भी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश में एक्जोसाइटोसिस भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग जो होती है वो ऐसी होती है, स्पेलिंग EXOCYTOSIS, एक्जोसाइटोसिस। तो एक्जो का अर्थ होता है बाहर, एक्जो का अर्थ क्या होता है? बाहर, और साइटोसिस का अर्थ होता है कोशिका, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम पदार्थों को कोशिका से बाहर करते हैं, उसको एक्जोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो एंडोसाइटोसिस है, इसमें आती है दो प्रकार की क्रियाएं। पहली होती है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में कोशिका के अंदर ठोस पदार्थ आते हैं। कौन से पदार्थ आते हैं? ठोस पदार्थ। और दूसरी वाली क्रिया होती है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका के अंदर द्रव पदार्थ आते हैं। तो एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस के दौरान जो पदार्थ कोशिका के अंदर आते हैं या कोशिका से बाहर जाते हैं, तो उस समय उन पदार्थों का जो पाचन होता है वो लाइसोसोम के जल अपघटनीय एंजाइम के द्वारा होता है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो लाइसोसोम होता है वो एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस के दौरान पदार्थों का पाचन करता है, इसके द्वारा जो पदार्थ आते हैं उनका पाचन करता है। इसके अलावा कोशिका में कभी कभी हानिकारक कोई पदार्थ आ जाए या कोई रोगाणुकारक आ जाए तो उसको भी नष्ट कर देती हैं, या जो मृत हो या जो पुराने कोशिकांग हो उनको भी नष्ट कर देते हैं, या कोई ऐसा कोशिकांग हो जो क्रियाशील नहीं है, मतलब कोशिका के लिए कोशिकांग अनावश्यक है, तो उस कोशिकांग को भी जो लाइसोसोम होता है इसके जल अपघटनीय एंजाइम उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसके काम, तो इसी के आधार पे हम पढ़ेंगे कि जो लाइसोसोम होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। मतलब लाइसोसोम के 4 प्रकार होते हैं। अब जैसे देखो, ये जो एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस क्रिया है उनको इस प्रकार समझते हैं अपन। देखो जैसे इसको समझते हैं अपन एक डायग्राम से। जैसे कोशिका के बाहर एक कोई ठोस पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ कोशिका के अंदर फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा प्रवेश करता है। तो जब प्रवेश करता है तो मतलब ऐसी थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें कि ठोस पदार्थ आ गया है ना, वृत्तिकार टाइप की, तो इसको बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलते हैं इसको? फैगोसोम। अब जब इस फैगोसोम से लाइसोसोम जुड़ जाता है ना, कौन सा लाइसोसोम जुड़ता है? जैसे मैंने बताया कि जो लाइसोसोम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? सबसे पहला होता है प्राथमिक लाइसोसोम। कौन सा होता है? प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम जब गोल्जी के वेसाइकिल में जल अपघटनीय एंजाइम आ जाते हैं तो एक ऐसा थैली है, एक ऐसी थैली है, ऐसा वेसाइकिल जिसमें कि जल अपघटनीय एंजाइम भरे हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक लाइसोसोम। यानी कि जो ए है ना, जो ए वाला लाइसोसोम, इसको बोलेंगे प्राथमिक लाइसोसोम, है ना। तो मतलब इसके द्वारा ये जो लाइसोसोम आया है, ऐसा मान लो कि ए है लाइसोसोम, तो ये कौन सा लाइसोसोम? प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम जब फैगोसोम से जुड़ जाता है तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं फिर हम द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम। अब आगे चल के इस लाइसोसोम का क्या हो जाता है? इसमें ये जो पदार्थ है, मतलब ये जो ठोस पदार्थ था, इसका इस प्राथमिक लाइसोसोम के पाचक एंजाइमों के कारण क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। अब जब पाचन हो जाता है तो इसको फिर से ऐसे कोशिका के बाहर मुक्त कर दिया जाता है, मतलब
कोशिका मतलब कोशिका द्रव में मुक्त कर दिया जाता है इसको, है ना, कहाँ में मुक्त कर दिया जाता है, कोशिका द्रव में। तो बस कोशिका द्रव इस प्रकार से कोशिका को पोषण मिल जाता है। तो कोशिकाएं ठोस पदार्थों को इस प्रकार से बचाती हैं, है ना। तो इसे मदद कौन करता है, अपना लाइसोसोम करता है। तो इसी के आधार पे लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि जब लाइसोसोम गोल्जिका के बेसाइकिल से बनता है, तो मतलब जब बेसाइकिल्स में 30 से 50 प्रकार के जल अपघटन एंजाइम भरे हों तो उसको बोलते हैं प्राथमिक लाइसोसोम। लेकिन जब एक प्राथमिक लाइसोसोम फैगोसोम से जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं द्वितीयक लाइसोसोम। फैगोसोम क्या होता है, किसी भी कोशिका के अंदर ठोस पदार्थों को जब प्रवेश करते हैं या किसी भी कोशिका के अंदर जब ठोस पदार्थ प्रवेश करता है तो उसकी जो रिक्तका बनती है, जो संरचना बनती है, ठोस पदार्थ युक्त संरचना, है ना, या ठोस पदार्थ युक्त जो थैली होती है उसको बोलते हैं फैगोसोम। तो ये फैगोसोम जब इस प्राथमिक लाइसोसोम से जुड़ जाता है तो इसी को द्वितीयक लाइसोसोम बोल देते हैं। या द्वितीयक लाइसोसोम को ही पाचक लाइसोसोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राथमिक लाइसोसोम है इसमें अनेक पाचक एंजाइम हैं जो कि इससे जुड़ गए हैं, तो अब इसका वो क्या कर देंगे, इसका पाचन कर देंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, द्वितीयक लाइसोसोम या पाचक लाइसोसोम। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी संरचनाएं भी होती हैं कोशिकाओं में जिसका पाचन लाइसोसोम के एंजाइम नहीं कर पाते हैं, तो उसको उस स्टेज में उस स्थिति में जब ठोस पदार्थों का पाचन नहीं होता है या कोई अपाचक पदार्थ रह जाता है तो अपाचक पदार्थ वाले लाइसोसोम को बोलते हैं हम अवशिष्टकाय, है ना। ये तीसरे प्रकार में होता है। तो मतलब लाइसोसोम होते हैं 4 प्रकार के, प्राथमिक लाइसोसोम, और दूसरा द्वितीयक लाइसोसोम, और तीसरा होता है अवशिष्टकाय। अवशिष्टकाय को ही बोलते हैं अपाचक लाइसोसोम। कौन सा? अपाचक लाइसोसोम। और जब वो लाइसोसोम का चौथा प्रकार होता है उसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। देख रहा हूं ना, आत्मघाती थैली। तो जब कोशिका के अंदर कोशिका ठीक से काम न कर रहे हो या अनशन की स्थिति में हो तो उस स्थिति में लाइसोसोम अपने आप को फटा देता है, जिससे उसके पाचक एंजाइम कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, है ना। तो जब कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं तो कोशिका कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिका भी नष्ट हो जाती है। जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम जो उसके अंदर है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि लाइसोसोम कभी कभी अपनी आत्महत्या कर लेता है, तो इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो मतलब लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? जब अनशन या रोग की स्थिति में लाइसोसोम अपने आप को क्या कर देता है, फटा देता है, जिसके कारण उसके जो पाचक एंजाइम होते हैं वो कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और कोशिका को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। पूरी कोशिका का यहाँ मतलब ये है कि वो पूरी कोशिका भी नष्ट हो जाएगी और जो लाइसोसोम है वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइसोसोम अपनी मृत्यु कर लेता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब देखो, जब कभी हमारा कोई जैसे जब कभी तुमने देखा होगा कि हमारा हाथ दरवाजे के अंदर चपट जाता है तो उसको जिसको दोमट बोलते हैं, तो उसके कारण उस भाग में काला धब्बा बन जाता है। तो काला धब्बा क्यों बन जाता है? क्योंकि उस भाग के जो लाइसोसोम थे और जो कोशिकाएं थे वो नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। वहाँ पे जो लाइसोसोम था वो भी नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे जो कोशिकाएं नष्ट हो गए हैं उनको ये नष्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो काला धब्बा बन के रह जाता है। लेकिन उसी के पास में भी कुछ अन्य कोशिकाएं हैं जिसके लाइसोसोम जीवित रहते हैं, तो वो लाइसोसोम्स को देखते हैं। तो जब उसको देखते हैं तो अपने पाचक एंजाइमों को उस पर छिड़कते रहते हैं। तो 6 से 7 या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर फिर वो धब्बा क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है ना। तो लाइसोसोम इस प्रकार से हमारे अंदर काम करता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अनशन या रोग की स्थिति में कोशिका के अंदर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं, तो इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लेकिन जो आत्मघाती थैली का जो मेन जो रीजन है वो यही है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोशिका के अंदर कोशिका ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में लाइसोसोम अपने आप को फटा देता है ताकि उसके जो पाचक एंजाइम है वो पूरे कोशिका द्रव में फैल जाएं, तो कोशिका द्रव में जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर दें। जब उसको नष्ट कर देते हैं तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, वो वाली पूरा सही नष्ट नहीं होता है पूरा, है ना। जिस कोशिका का लाइसोसोम अपने आप को फटा देता है वो कोशिका नष्ट हो जाती है, ध्यान देना यहाँ पे, है ना। तो उस कारण से जो लाइसोसोम है वो भी वहीं उसमें खत्म हो जाता है, तो इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के कार्य। तो लाइसोसोम का काम यही है कि एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो पदार्थ कोशिका के अंदर आते हैं तो लाइसोसोम अपने पाचक एंजाइम से उसका पाचन कर देते हैं
और एक्जोसाइटोसिस के द्वारा जो पदार्थ कोशिका से बाहर जाते हैं, पदार्थ को मतलब यहाँ प्रोटीन भी हो सकता है कि जो प्रोटीन बाहर जाते हैं उन प्रोटीन को अपने पाचक एंजाइमों की सहायता से पाचित कर देते हैं, यानी पचा देते हैं। इसके अलावा कोशिका में कोई मृत कोशिकांग है या कोई पुराना कोशिकांग है तो उसको भी नष्ट कर देता है। और कोशिका में कोई सूक्ष्म जीव आ गया है जो कि रोगाणुकारक है तो उस सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में भी लाइसोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसके काम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी कभी अपने आप को ही नष्ट कर लेते हैं, है ना, अनशन या रोग की स्थिति में। तो इस प्रकार से लाइसोसोम का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? पाचक एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? 30 से 50 प्रकार के, है ना। खोज किसने करी थी इसकी? डी डुवे ने, है ना, डी डुवे। अच्छा नाम है, नाम से तो कोई कंसेप्ट है, कोई कठिन है, नाम से याद कर लेना, बन जाएगा ना।